हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हिस्ट्री के एमसीक्यूज में हम बात करेंगे इंडियन नेशनल स्ट्रगल की। राइट, हम डिफरेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। लेट 1920s में जो स्ट्रगल फॉर्मुलेट हुआ, राइट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सोल्ट सत्याग्रह, गांधी इरविन पैक्ट, नेहरू रिपोर्ट, पूना पैक्ट, इन सब चीज़ों की हम आज एमसीक्यूज के थ्रू बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यू इज रिगार्डिंग मोन्टेग्यू कम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जो बाद में इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में कन्वर्ट हो गए थे, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। Statement 1 is that Chelmsford reforms introduced the system of diarchy at the provincial level, under which subjects were divided into reserved, which are controlled by the Governor and Executive Council, and transferred, administered by Indian Minister responsible to Legislative Council. बट रियल पावर रिमेन इन ब्रिटिश हैंड्स। ये बिल्कुल सही है। डायरकी कंसेप्ट आ गया था जिसमें दो तरीके से सब्जेक्ट्स का मतलब कि जहाँ पे पॉलिसीज कौन बनाएगा, राइट, ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव बनाएगा या रिप्रेजेंटेटिव्स बनाएंगे, तो उसको डिवाइड कर दिया गया था। एक सब्जेक्ट से रिजर्व रख लिए गए थे जिन पे सिर्फ जो है गवर्नर और एग्जीक्यूटिव ही बना सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट को क्या कर दिया था, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स कर दिया था जिन पे लेजिस्लेटिव जो है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकती है, राइट। तो ये 1919 में हुआ था, राइट। इसके बाद है स्टेटमेंट सेकंड। These reforms created a bicameral legislature at central level consisting of the Central Legislative Assembly and Council of State। ये बिल्कुल सही है। लोअर हाउस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली आ गया था और काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस आ गया था। तो बायकैमरल लेजिस्लेचर का जो फीचर है ये 1919 एक्ट के थ्रू ही आया था। तो स्टेटमेंट टू जो है ये भी सही है। अब देखते हैं पूछा गया क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट कितनी स्टेटमेंट है, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, जिसकी वजह से सही आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। नाउ थर्ड पार्टी इज रिगार्डिंग स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी बेसिकली जब एनसीएम जो है, गांधी जी ने एनसीएम को विड्रॉ कर लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, तो उसके बाद कांग्रेस में दो फैक्शंस बन गए थे। एक बोल रहा था कि हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके जो फंक्शनिंग है ब्रिटिश गवर्नमेंट की उसे जो है डिसरप्ट कर देना है। दूसरा फैक्शन बोल रहा था कि हमें किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना, ब्रिटिशर के साथ कोऑपरेशन नहीं करना, राइट, हमें जो है कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ ध्यान देना है, यानी कि सोशल फैब्रिक को जो है इंप्रूव करना है। स्वराज पार्टी को बनाने वाले दो मेन लीडर सी आर दास और मोतीलाल नेहरू का ये मानना था कि हम जो है इससे क्या करेंगे, एक तो ब्रिटिशर्स का जो पॉलिसीज हैं जिससे वो हम एक्सप्लोर करें उनको हाईजैक कर सकते हैं और उनके जो है प्रोग्राम को डिसरप्ट कर सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड इन जनवरी 1923 बाय मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास सी आर दास। ये बिल्कुल सही है। इन रिस्पॉन्स टू दी एनसीपी सस्पेंशन आफ्टर चोरी चोरा इंसिडेंट। ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। Statement second is the main agenda of Swaraj Party was to accept official position in the British administration and cooperate with the colonial government. No, this is wrong. कॉपरेट करना उनका पर्पस नहीं था और ना ही एक्सेप्ट करना बड़ी पोजीशंस को, ये बिल्कुल गलत है। उनका पर्पस ही था कि वो जो है इन चीज़ों को डिसरप्ट कर सके, इन प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट किया जा सके। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग फैक्चुअली। The prominent leaders such as Motilal Nehru and C.R. Das, Subhash Chandra Bose, हुसैन सैयद सोहरावर्दी प्लेड अ की रोल इन द स्वराज पार्टी। ये बिल्कुल सही है। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सुभाष चंद्र बोस, हुसैन सोहरावर्दी जो है ये इन्होंने सबसे ज़्यादा की लोग जो है की रोल निभाया था स्वराज पार्टी में और उसकी फॉर्मुलेशन में और उसके काम करने के तरीके में, राइट। सो स्टेटमेंट थ्री जो है बिल्कुल सही है यहाँ पे। सो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। सो राइट आंसर देखते हैं हम क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है उसने। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के कंटेक्स्ट में उसने जो है क्वेश्चन दिया। साइमन कमीशन बेसिकली 1919 की जब एक्ट आई तो उसको रिवाइज करने के लिए, उसके का जो एक्ट का जो रिस्पॉन्स रहा, जो इम्प्लीमेंटेशन रही वो कैसी थी, उसके लिए ब्रिटिशर्स ने एक ऑल वाइट कमीशन बनाया जिसमें सभी जो है वाइट ऑफिसर जो है मौजूद थे, कोई भी नेटिव इंडियन नहीं था। उसके लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, साइमन गो बैक नाम के प्रोटेस्ट करे गए, राइट, जिसमें जो है वो प्रोटेस्ट बहुत सीवियर टर्न ले लिया उन प्रोटेस्ट ने, राइट। तो बाद में उसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे जो है वो अपना हमें देखने को मिला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। तो राइट, साइमन कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट 1927 टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। ये बिल्कुल सही है। साइमन स्टेटमेंट टू क्या है, साइमन कमीशन वाज वाइडली बॉयकॉटेड इन इंडिया बिकॉज इट डिड नॉट इंक्लूड अ सिंगल इंडियन मेंबर विच वाज सीन बाय नेशनल इंसल्ट टू इंडियन पॉलिटिकल एस्पिरेशन। ये बिल्कुल सही है, राइट। स्टेटमेंट टू भी बिल्कुल सही है। मेन ग्रज यही था कि उसके कमीशन के अंदर कोई नेटिव ही नहीं था। तो आप 1919 को स्टडी कर रहे हो, एक्ट को जो इंडिया में इंप्लीमेंट हो रही है और इंडिया के लोगों की ही आप जो है राय नहीं ले रहे हैं, बिकॉज यू डोंट कंसीडर देम जो है इतना कैपेबल, आप उनको कंसीडर नहीं कर रहे कि वो जो है आपके साथ बैठ के डिसीजन मेकिंग कर सकें, राइट, और आपके पॉलिसीज को क्रिटिकली एनालाइज कर सकें। सो स्टेटमेंट टू इज राइट।
स्टेटमेंट थर्ड, डिस्पाइट इनिशियल अपोजिशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्टेड द, ये गलत है, सपोर्ट नहीं किया था हमने जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स को, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया गया था। इनफैक्ट ये कहा गया था जब साइमन कमीशन आया कि आप इंडियंस इकट्ठे होकर कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हम जो है ऑल वाइट कमीशन लेके आए, बिकॉज अगर नेटिव इंडियन बुला लिए तो आप दोनों की सहमति आपस में नहीं होगी, अगर दो से ज़्यादा नेटिव इंडियंस हुए तो सारी साइमन कमीशन किस कंक्लूजन पे पहुंचेगा। उसके रिस्पॉन्स में नेहरू रिपोर्ट जो है लिखी गई थी 1928 में, जिसको सभी पार्टीज ने बैकअप नहीं किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 पॉइंट्स करके एक रिपोर्ट लिखी थी, राइट। तो स्टेटमेंट थ्री जो है सपोर्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बिल्कुल भी नहीं किया था, यहाँ पे ये गलत है, स्टेटमेंट थ्री जो है वो गलत है। तो क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू करेक्ट है, स्टेटमेंट थ्री इनकरेक्ट है, तो वन और टू कहाँ दे रखे हैं, डी में दे रखे हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग नेहरू रिपोर्ट, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। स्टेटमेंट वन है द नेहरू रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी चेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू, ये बिल्कुल सही है। इन रिस्पॉन्स टू द साइमन कमीशन रिकमेंडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ये बिल्कुल सही है। डोमिनियन स्टेटस जो है उन्होंने रिकमेंड किया था, जिससे जो यंग फैक्शन है, इनफैक्ट इनके खुद के बेटे मोतीलाल नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये इस चीज़ से नाराज हो गए थे कि आपने डोमिनियन स्टेटस क्यों मांगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस क्यों नहीं मांगी। फिर 1929 में रावी के किनारे वही कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है उसकी डिक्लेरेशन हुई थी कि आईएनसी आज के बाद डोमिनियन स्टेटस की डिमांड नहीं करेगी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करेगी। तो स्टेटमेंट वन जो है ये बिल्कुल सही है। द नेहरू रिपोर्ट was accepted by all major political factions in India, including the Indian National Congress and All India Muslim League, ये गलत है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। इनफैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 पॉइंट रिपोर्ट दी थी जो इसी के क्रिटिसिज्म में थी, राइट। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को जाना पड़ेगा, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इसलिए मेन कंटेस्टेशन यही था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कि सेपरेट इलेक्टोरेट को आप क्यों खत्म कर रहे हो, राइट। तो स्टेटमेंट टू जो है वो गलत है। स्टेटमेंट थ्री, वन ऑफ द मेजर प्रपोजल ऑफ द नेहरू रिपोर्ट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज, अब ये गलत है, देखिए उसका प्रपोजल नहीं था नेहरू रिपोर्ट का कि हमें इंट्रोड्यूस करना है सेपरेट इलेक्टोरेट को। नेहरू रिपोर्ट का प्रपोजल था कि सेपरेट इलेक्टोरेट को आप विड्रॉ करें, राइट। सो स्टेटमेंट थ्री इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, राइट, और स्टेटमेंट टू और थ्री क्या है, गलत है। हम देखते हैं क्वेश्चन ने क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको करेक्ट कितनी स्टेटमेंट, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट राइट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वन ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह। डांडी मार्च क्या था कि सोल्ट टैक्स लगा दिया ब्रिटिशर्स ने, तो गांधी जी ने सोल्ट सत्याग्रह निकाला था, डांडी मार्च, राइट। ये डांडी कोर्स से शुरू हुआ। अब दिक्कत ये थी कि नहीं सॉरी, आश्रम से शुरू हुआ, डांडी कोर्स तक, डांडी मार्च तक गया। अब इसी के बाद जो है सिविल डिसओबीडियंस शुरू हो गया था। सोल्ट टैक्स, सोल्ट एक बहुत कॉमन कमोडिटी थी, गरीब हो या अमीर हो सोल्ट तो कंज्यूम करता ही था। सो गांधी जी फाउंड आउट कि सोल्ट के बेसिस पे हम सभी जो है इंडियन जो पीपल हैं, उन सब नेटिव्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं, यूनिफाई कर सकते हैं। नाउ दिस इज वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको गांधी जी ने मोनेटाइज किया और जो है राइट पॉइंट पे सोल्ट सत्याग्रह शुरू कर दिया, विच लेटर टर्न इनटू द मेजर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नाउ स्टेटमेंट वन इज द सोल्ट सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1930, ये बिल्कुल सही है, मार्च 1930 में शुरू हुआ था। वाज अ मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिल्कुल सही है। वो एंड ऑफ द डे वो सिविल डिसोबीडियंस में कन्वर्ट हो गया था। ही टोल्ड कि आपको सोल टैक्स बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करना है, एंड ही वो जो है कोस्ट पे गए, उन्होंने वहाँ से सोल एक्सट्रैक्ट किया और उसे खा के कंज्यूम करके दिखाया, राइट। सो उन्होंने वायलेट किया ब्रिटिश लॉज को एंड रूल्स को, जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेटिव एक्सट्रैक्टिव इन नेचर थे, उन्हें जो है उन्होंने सरेआम जो है वायलेट करना शुरू कर दिया। बेसिकली ही डिसओबेड ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो ये जो है बिल्कुल सही है। वन ऑफ द की इम्पैक्ट्स ऑफ सोल्ट सत्याग्रह वाज दैट इट रिमेन्ड अ स्ट्रिक्टली लोकलाइज्ड प्रोटेस्ट, ये गलत है, वो लोकलाइज नहीं रहा था। इनफैक्ट सोल्ट प्रोटेस्ट जो है वो मेनली मेजर कोस्टल रीजन्स में भी फैल गया था, जैसे आंध्र प्रदेश में चला गया जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, मैसूर के अंदर आता था, राइट। तो वो जो है बॉम्बे में चला गया, तो वो फैला था, वो सिर्फ लोकलाइज गुजरात तक सीमित होकर नहीं रह गया था। तो स्टेटमेंट टू जो है वो क्या है, गलत है। Statement 3, the success and widespread resonance of Salt Satyagraha compelled the British government to initiate negotiations with Indian leaders and the resulting in Gandhi Irwin Pact of 1931, ये बिल्कुल सही है। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ, जो है सक्सेस मानी जाती है सोल्ट सत्याग्रह की, राइट। सोल्ट सत्याग्रह 1931 में, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया था, तो 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है टेम्पररी बेसिस के लिए पोज कर दिया गया, क्योंकि हम जो है सरकार के साथ बात कर रहे हैं।
गांधी इम्पैक्ट से ही जो है गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी मान गए थे, राइट, और आरटीसी में उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। तो स्टेटमेंट 3 सही है। अब देखते हैं, करेक्ट पूछा है तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1 and 3 ओनली। Now, sixth question is regarding civil disobedience movement. The civil disobedience movement, formally launched by Mahatma Gandhi with Dandi March, rapidly transformed into a nationwide campaign that included refusal to pay taxes, breaking various colonial laws, and mass boycotts of foreign goods. ये बिल्कुल सही है, civil disobedience movement ये सभी हुआ था। Now, statement 2 is the one strategic feature of civil disobedience movement was its deliberate confinement to the coastal regions of Western India. ये गलत है। डेलिब्रेट कन्फाइनमेंट ना तो हुई थी ना ही करने का पर्पस था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वन ऑफ द मेजर पैन इंडिया लेवल मूवमेंट थी, राइट, नेशनल स्ट्रगल की। तो वो डेलिबरेटली कन्फाइन नहीं की गई थी कोस्टल रीजन्स तक, राइट। हम बिल्कुल देखते हैं कि सोल्ट सत्याग्रह जो है वो कोस्टल रीजन्स तक रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कन्फाइंड किया गया था कोस्टल इंडिया तक। इनफैक्ट वो सेंट्रल इंडिया, नदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया तक गई थी। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अब्दुल गफार खान जी ने लीड किया था, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी नाम से भी जानते हैं, राइट। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, कंप्लीटली गलत है। Although the British government responded with severe repressive measures, including mass arrest and mass violence, the civil disobedience movement marked a qualitative shift by elevating Gandhi's method of civil resistance to truly national scale. ये बिल्कुल सही है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने डिफरेंट सेक्ट, चाहे वो वुमेन हो, पेजेंट्स हो, राइट, जो मेजर क्लासेस हों, सभी जो है इकट्ठा होके नेशनल स्ट्रगल में एक साथ उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। सिविल डिसोबीडियंस बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट था इंडियन नेशनल स्ट्रगल में, राइट। सो स्टेटमेंट 3 इज राइट। अब फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड गलत है। करेक्ट पूछा है तो फर्स्ट एंड थर्ड सही थी, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ सेवेंथ इज रिगार्डिंग गांधी इरविन पैक्ट. The Gandhi Irwin Pact was signed to end the civil disobedience movement, with Gandhi agreeing to suspend the movement and participate in second round table conference. The first statement is right. उसका पर्पस यही था कि टेम्परेली जो है सस्पेंड कर दिया जाए मूवमेंट को जब तक बात हो रही है, राइट। Statement 2 is that under the pact, the British government agreed to permit Indians to manufacture salt for personal use along the coast. ये बिल्कुल सही है पहली चीज। Release all political prisoners not convicted of violence, ये भी बिल्कुल सही है। And restore confiscated properties of सत्याग्रह, ये भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट कंप्लीटली सही है। थर्ड देखते हैं, द गांधी इम्पैक्ट इंक्लूडेड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल गांधीज ओरिजिनल डिमांड। नहीं, सारी डिमांड्स नहीं एक्सेप्ट करी गई थी। इनफैक्ट जो आगे लिखा है इंक्लूडिंग द कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह सेंटेंस, ये भी गलत है। इरविन ने दो डिमांड्स को एक्सप्लिसिटली मना कर दिया था कि एक तो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की जो पॉलिटिकल वायलेंस की उनको फांसी की सजा हुई, एक तो उसे माफ नहीं करेंगे, राइट। दूसरा जो है जो पॉलिटिकल एक्सेस हुए उनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई जाएगी। यही रीजन है कि नेशनलिस्ट फैक्शन ने ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन नेशनल स्ट्रगल लीडरशिप, नेशनलिस्ट फैक्शन ने गांधी इरविन पैक्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस ने तो ये भी कह दिया था कि ही डाउट्स अपॉन दी नेगोशिएटिंग कैपेबिलिटीज ऑफ गांधी जी, कि क्या वो नेगोशिएट ढंग से कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, राइट। तो स्टेटमेंट 3 जो है वो फैक्चुअली गलत है। स्टेटमेंट 1 और 2 जो है सही है। नाउ करेक्ट पूछा गया है तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ एट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, राइट, 1930, 31 और 1932 में। इनमें मेजरली जो है आर्गुमेंट किया गया था साइमन कमीशन के ऊपर, वाइट पेपर बनाया गया था, राइट। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज के वाइट के पेपर के ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। Primary objective of RTC was to discuss constitutional reforms in British India following the failure of Simon Commission to include Indian representation. ये बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन में इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बनाई गई थी, जिसमें अलग अलग क्लासेस ने अपने अपने इंटरेस्ट जो है रिप्रेजेंट किए थे। Mahatma Gandhi attended all three roundtable conferences as a representative of the Indian National Congress and demanded immediate and complete independence for India during each session. All three जो है उन्होंने जो है attend नहीं करी थी. Now this statement, second statement is wrong. Now statement 3, the British government used the round table conferences to divide Indian political opinion by giving separate representation to different communities
एंड इंटरेस्ट रूल, ये बिल्कुल सही है। बेसिकली जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो जो है वीकर कम्युनिटीज को, जैसे दलित डिप्राइव्ड कम्युनिटी जो है इन्हें भी एक्सटेंड कर दिया गया था, राइट, जिसको गांधी जी ने क्रिटिसाइज किया था कि आप ये मत कीजिए, इन्हें हम रिजर्वेशन दे सकते हैं लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट देने की जरूरत नहीं है। पहले ही आपने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देके कंट्री में डिवीजन तो पैदा करती है रिलीजियस बेसिस पे। अब आप जो है माइनॉरिटी को, माइनॉरिटी इन द सेंस डिप्राइव्ड क्लास को जो है, वीकर माइनॉरिटीज दलित्स को भी आप जो है यही सेपरेट इलेक्टोरेट देके हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, राइट। तो उसको ब्रिटिश की मेन ऑब्जेक्टिव भी यही था उस चीज को देने का, राइट। तो स्टेटमेंट 3 फैक्चुअली क्या है, सही है। नाउ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 सही है। जो सही आंसर होगा अगेन ऑप्शन ए 1 एंड 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Now, ninth question. Consider the following statements regarding communal award by the British in 1932. Communal award के context में दो statements हैं। The Communal Award, announced by British Prime Minister Ramsay MacDonald in 1932, extended the principle of separate electorates to multiple minority communities in British India. ये बिल्कुल सही है। कॉमनल अवार्ड 1932 में ही आया था। इससे किया गया था, प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की थी कि माइनॉरिटीज़ के लेवल पे जो है और ज़्यादा जो है डिवाइड किया जाए सोसाइटी को। तो जितनी माइनॉरिटीज़ बाकी थी, सिख हो गई और जो है इंडियन क्रिश्चियंस हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए, उनको भी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। इनफैक्ट सबसे स्टार्टिंग पॉइंट था कि उन्होंने डिप्राइव्ड क्लासेस को, जो दलित कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी को भी क्या बना दिया, एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, जिसकी वजह से गांधी जी इस चीज से बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि दलित्स आर हिंदूज ओनली, तो आप जो है उनको अलग जो है एक रिलीजियस कम्युनिटी क्यों बना रहे हैं, यू आर डिवाइडिंग सोसाइटी मोर एंड मोर। हम जो है उनको रिजर्वेशन देते हैं, रिजर्वेशन से क्या होगा, वो लोग खड़े होंगे, उनको जो है रिप्रेजेंटेशन का एक मौका मिलेगा, कंटेस्ट करने का मौका मिलेगा और सभी उनके लिए वोट डालेंगे, जिसलिए सभी जो है उनको एक्सेप्ट भी करेंगे साथ ही साथ। तो दोनों चीज़ें हल हो जाएंगी, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी और दूसरा जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। सो रिजर्वेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन खैर वो बाद में पूना पैक्ट हुआ डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, उससे वो चीज़ एड्रेस हो पाई। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट फैक्चुअली बिल्कुल सही है। सेकंड है, द कम्युनल बोर्ड वॉज वाइडली वेलकम्ड बाय ऑल इंडियन लीडर्स इंक्लूडिंग, अभी हमने पढ़ा ही है कि महात्मा गांधी जी ने उसको बिल्कुल भी वेलकम नहीं किया था, क्रिटिसाइज किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इमीडिएटली वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान देना है, वो क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 ओनली। नाउ टेंथ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो वही मैं आपको बता रहा था अभी पिछले क्वेश्चन में कि गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था कम्युनल अवार्ड को लेके, बिकॉज कम्युनल अवार्ड को बी आर अम्बेडकर ने इनिशियल एक्सेप्टेंस दिखाई थी, जो जिसकी वजह से गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक कर दी थी पूना जी येरावाड़ा जेल में। वो तो बाद में बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट हुआ था कि ओके हम जो है कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, विल गो फॉर पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इंस्टेड। तो देखते हैं, पूना पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट रीच्ड इन 1932 बिटवीन महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, which ended Gandhi's fast unto death and resolved the dispute over separate electorates for the depressed classes in British India. ये बिल्कुल सही है। According to the pact, separate electorates for the depressed class were completely abolished and replaced with reserved seat for them. ये reservation आया था, ये बिल्कुल सही है। The pact increased number of reserved seats in depressed class in provincial legislature, ये बिल्कुल सही है, giving them significantly more representation than original proposed in British communal award, ये भी बिल्कुल सही है। Now, fourth is, under the Pune Pact, the reserved seats for depressed classes were to be filled through direct elections by all adult male franchise। ये गलत है, all adult male franchise तो दी ही नहीं गई थी, राइट, और विदाउट एनी कंसल्टेशन और इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ शेड्यूल क्लास देमसेल्व्स, ये भी गलत है, राइट। तो ये चीज़ गलत है, ऑल एडल्ट मेल मेल फ्रेंचाइज तो हुई ही नहीं थी, वो तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी तब भी नहीं हुई थी, राइट। तो ये क्या है, गलत है, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट गलत है। सो पूछा क्या है इसमें, करेक्ट पूछा है, ध्यान देना है। तो कितनी स्टेटमेंट्स पूछी हैं करेक्ट है, तो 3 स्टेटमेंट सही है, 1 2 3, तो राइट आंसर जो है वो है सी 3 ओनली। तो चलिए आज के लिए ये 3 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे और अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।